बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर से अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 3 यानी एंजाइम्स वाला सेक्शन स्टार्ट किया हुआ था, और आज एंजाइम्स में से हमारा लास्ट जो टॉपिक होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप प्रीवियस बोर्ड के कोई पेपर्स हैं वो अगर देख लें तो ये जो टॉपिक है ये अक्सर ही शॉर्ट क्वेश्चन में आया होता है। तो इस टॉपिक का नाम है इनहिबिटर्स। तो आज हम लोग इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इनहिबिटर्स, इनहिबिट कहते हैं रोकना, और इनहिबिटर्स का मतलब होता है रोकने वाला। यानी इस टॉपिक में कुछ चीज़ ऐसी होगी जो किसी चीज़ को काम करने से रोकेगी, वही हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन, इनहिबिटर्स जो हैं, इनहिबिटर्स आर द केमिकल्स, इनहिबिटर्स कोई भी केमिकल्स आर द केमिकल्स, चाहे वो आपकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, चाहे आप बाहर से इसको इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, और सब्सटेंसेस विच इनहिबिट्स, जो रोकते हैं किसको, द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम्स, और सब्सटेंसेस विच इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। कोई भी ऐसा केमिकल, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपके एंजाइम को काम करने से रोके, उनको हम लोगों ने कहना है इनहिबिटर्स कहना है। सबसे पहले वी विल टेक सम एग्जांपल्स ऑफ इनहिबिटर्स। कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इनहिबिटर्स हो सकती हैं। तो इनहिबिटर्स के अंदर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कोई पॉइज़न हो सकता है। ये पॉइज़न जो है इंसान जब इसको इनटेक करता है, जैसे कोई सायानाइड वगैरह है, ये इंसान इससे मर क्यों जाता है? उसकी वजह यह है कि ये हमारे बॉडी के अंदर किसी न किसी एंजाइम को, डिफरेंट किस्म के जो पॉइज़न है, किसी न किसी एंजाइम को जो है वो काम करने से, कोई माइटोकॉन्ड्रिया के जो एंजाइम हैं उनको काम करने से रोक देते हैं, ठीक है, कुछ सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म को रोक देते हैं। तो उससे क्या होता है, इंसान की बॉडी के जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये भी इनहिबिटर कहलाएगा। एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, ठीक है, जो अक्सर औक़ात हम लेते भी हैं। इसका मिस यूज़ आगे पढ़ेंगे, इससे भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। उसके बाद एंटी मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं। अब एंटी मेटाबोलाइट्स क्या हैं? एंटी मेटाबोलाइट्स जो हैं, एक वर्ड होता है मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स आप लोगों के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उनके दौरान जो उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं या फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं, यानी रिएक्शंस के बाद जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट हों चाहे वो फाइनल हों, उन्हें बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। अब इन मेटाबोलाइट्स को आगे यूज़ होने से रोकने के लिए ये एंटी मेटाबोलाइट्स जो बॉडी में मौजूद हैं, वो एंटी मेटाबोलाइट्स जो हैं इन मेटाबोलाइट्स को काम में नहीं लाएंगे, लिहाजा फंक्शनिंग को यानी रिएक्शंस को स्टॉप कर देंगे, यूँ समझ लें आप लोग, ठीक है। तो दोबारा सुन लें कि मेटाबोलाइट्स क्या हैं, कि ये नॉर्मल बनते हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान। अब उनके दरमियान अगर इन मेटाबोलाइट्स को आगे फर्दर इनको यूज़ में लाना होता है, इनको इस्तेमाल में लाना होता है, और इस्तेमाल में कौन लाता है, एंजाइम। और अगर एंटी मेटाबोलाइट्स इस एंजाइम को काम में इस एंजाइम को अगर नकारा कर दें तो मेटाबोलाइट्स कभी भी यूज़ में नहीं आ सकते। अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसा मेटाबोलाइट है जिससे आपको एनर्जी मिलनी है, वो एनर्जी कब मिलेगी, जब एंजाइम काम करेगा। लेकिन एंटी मेटाबोलाइट ने क्या किया, एंजाइम को काम करने से रोक दिया, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें जो हैं, ये भी क्या हुआ, इसने भी क्योंकि एंजाइम को काम करने से रोक दिया है, लिहाजा ये भी क्या हो जाएगा, इनहिबिटर हो जाएगा। कोई ड्रग हो सकती है, ठीक है। तो ये तमाम जो एग्जांपल्स हैं ये आ जाएंगी किसके अंदर, इनहिबिटर्स के अंदर। अब इनहिबिटर्स जो हैं
उसके बारे में आप लोगों ने ये बता देना है कि इसमें ये इनहिबिट करते हैं, और इनहिबिटर्स जो हैं उसके बाद ये दो तरह के इनहिबिटर्स आपके कोर्स में लिखे हुए हैं, दो तरह के ये होते हैं इनहिबिटर्स। एक जो इनहिबिटर है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इर्रिवर्सिबल इनहिबिटर, इर्रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स, और एक होते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। जैसे नाम से ही जाहिर है इर्रिवर्सिबल, इर्रिवर्सिबल ऐसे, इर्रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ, जो वापस ना जा सकें, ठीक है ना, जो दोबारा अपने आप को रिकवर ना करवा सकें, वो क्या है, इर्रिवर्सिबल। इर्रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, इनहिबिटर का मतलब रोकने वाला, यानी ये इतने मजबूत होते हैं कि ये एंजाइम को परमानेंटली जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या उसको परमानेंटली काम करने से उसको रोक देते हैं। तो हम भी यहाँ लिख सकते हैं कि दे ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट, दे ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट, या तो वो मुकम्मल एक्टिव साइट को मजबूती से ब्लॉक कर देंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे, या डिस्ट्रॉय कर देंगे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम का स्ट्रक्चर ही तबाह कर देंगे, यानी कभी भी वो एंजाइम जो है वो कभी भी दोबारा काम में नहीं आ सकेगा। इसी वजह से इर्रिवर्सिबल, इर्रिवर्सिबल का मतलब जो वापस ना जा सके। और ये एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कैसे करते हैं, मजबूती से एक बॉन्ड बना लेते हैं, फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और कभी भी वापस नहीं जाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, और ये जो है ये इसका सबस्ट्रेट है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, ये सबस्ट्रेट है इसका, और ये जो है ये एक इनहिबिटर है जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ आई से। अब ये क्या करेगा, ये जनाब इसकी जगह पे जाके मुकम्मल तौर पे कोवलेंटली इसके साथ जाके कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। ना तो ये प्रोडक्ट बनेगा और ना ही ये जो है बाहर निकलेगा, और ये सबस्ट्रेट जो है इंतज़ार ही करता रह जाएगा, यानी ये एंजाइम अब बिल्कुल नकारा हो चुका है, ये काम करने की सलाहियत इसके अंदर नहीं रही, तो लिहाजा ये हो जाएंगे इर्रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। मिसाल के तौर पे आपके घर में एक गाड़ी खड़ी करने की गुंजाइश है, ठीक है, तो आपकी अपनी गाड़ी जो है वो बाहर खड़ी है, कोई और गैर शख्स घर में गाड़ी खड़ी कर गया, ना तो वो गाड़ी बाहर निकाल रहा है और ना ही उसको बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि उसने फ़िक्स बॉन्डिंग बना ली है, तो लिहाजा ये गाड़ी कभी भी अंदर नहीं आ सकती, तो लिहाजा ये हो जाएंगे इर्रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। अगर आप लोग इर्रिवर्सिबल इनहिबिटर की एग्जांपल देना चाहें तो आप एग्जांपल दे सकते हैं पेनिसिलिन की, पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन जो है ये बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज, ट्रांसपेप्टाइडेज। ये एंजाइम बैक्टीरिया क्यों रखता है, ये रखता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल, ताकि बैक्टीरिया क्या बना सके, अपनी सेल वॉल बना सके। तो जब आप पेनिसिलिन उसको दे देंगे बैक्टीरिया को, तो क्या होगा, ये जो एंजाइम है ये मुकम्मल तौर पे नकारा हो जाएगा और बैक्टीरिया कभी भी अपनी सेल वॉल नहीं बना पाएगा, लिहाजा बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा। तो इस लिहाज से ये आपने बता देना है कि ये है इर्रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। तो ये आ जाएंगे इर्रिवर्सिबल, जो कभी भी वापस ना जा सकें। जबकि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स जैसे नाम से ही जाहिर है कि रिवर्स हो सकते हैं, रिवर्स का मतलब होता है वापस जा सकते हैं। तो हम भी देख लेते हैं कि व्हाट आर द रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो हैं
इनहिबिटर्स, ये भी बुनियादी तौर पे एंजाइम को रोकने वाले ही हैं, इनहिबिटर रोकने वाला, लेकिन ये टेम्परेरीली ये ब्लॉक करता है किसको, एक्टिव साइट को या एंजाइम की फंक्शनिंग को और एंजाइम एक्टिविटी को टेम्परेरीली, आर्जी तौर पे, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है, वो तो बनाते हैं मजबूत बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कभी बाहर, ये बनाते हैं वीक बॉन्ड्स, ठीक, आयनिक बॉन्ड्स, और इनके इफेक्ट को कैन बी न्यूट्रलाइज, इनके असर को ख़त्म किया जा सकता है, न्यूट्रलाइज बाय चेंजिंग और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट्स। अगर आप सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ा देंगे तो ये अपनी जगह छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं और हमारे असल सबस्ट्रेट को आने पे जो है इनको कोई नहीं रोक सकता फिर। तो ये इसमें आप लोगों ने बताना कि इरिवर्सेबल जो है वो कहते हैं मैं ना मानूँ, वो तो कभी बाहर निकलते ही नहीं ना है। रिवर्सेबल जो है वो अपनी जगह छोड़ देते हैं, और क्योंकि पहली तो बात उन्होंने बॉन्डिंग वीक बनाई होती, दूसरी बात यह है कि जब सबस्ट्रेट की मिकदार हम बढ़ा देते हैं तो उनको वहाँ से निकाला जा सकता है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास रिवर्सेबल इनहिबिटर्स। रिवर्सेबल इनहिबिटर्स जो हैं ये आगे दो तरह के होते हैं। तो रिवर्सेबल इनहिबिटर्स आगे दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं, जो कि पेपर में अक्सर ही आप लोग देखेंगे कि ये पेपर में आया होता है, तो हम भी यहाँ पे देख लेते हैं। रिवर्सेबल इनहिबिटर्स, रिवर्सेबल इनहिबिटर्स जो हैं, इनहिबिटर्स ये आगे जैसे मैंने आपको बताया ये आगे दो तरह के होते हैं। एक को आप लोग बोलते हैं कंपैटिटिव इनहिबिटर्स, एक को आप लोग बोलते हैं कंपैटिटिव या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, और एक होते हैं नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स, नॉन कंपैटिटिव या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कंपैटिटिव एंड नॉन कंपैटिटिव। कंपैटिटिव का मतलब होता है एक जैसे होना, शक्ल में मिलना, ठीक है। कंपैटिटिव का मतलब होता है किसी के साथ जब आप कंपटीशन करते हैं तो आप लोगों में 19-20 का फ़र्क होता है। कभी भी एक बच्चा जिसके क्लास में 40% नंबर आ रहे हैं और एक के 90%, वो कंपेटिटिव नहीं है। कंपेटिटिव 89-90 यानी सिमिलर के हवाले से यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है कंपेटिटिव। तो कंपेटिटिव इनहिबिटर्स कौन से इनहिबिटर्स होते हैं? बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़, because of structural similarity with the substrate। ये सबस्ट्रेट से शक्ल में बहुत मिलते जुलते हैं with substrate। तो फिर ये क्या करते हैं, ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं, कब्ज़ा कर लेते हैं किसको? एक्टिव साइट पे, लेकिन आर्जी तौर पे, क्योंकि ये है रिवर्सेबल। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लेते हैं आपके पापा के पास एक रेड कलर की कार है, उसका मॉडल जो है वो 2020 है, ठीक है। उसी तरह की एक गाड़ी, उसी मॉडल की गाड़ी, उसी कलर की गाड़ी आपके मोहल्ले में भी होती फिर रही है या आ रही है, जा रही है। तो क्या हुआ कि आप रोज़, आपके पापा जब आते हैं तो आप दरवाज़ा खोलते हैं तो आपके पापा गाड़ी अंदर ले आते हैं। एक दिन क्या हुआ कि उसी तरह की गाड़ी, उसी मॉडल की गाड़ी आई, आपने क्या किया, गलती से दरवाज़ा खोल दिया। अब वो पापा की गाड़ी नहीं, वो किसी और की। अब बिकॉज ऑफ, आपने धोखा क्यों खाया? बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। इसी तरह एंजाइम भी जो हैं वो ड्यू टू स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी धोखा खा जाते हैं।
इसी वजह से उनको हम लोग कहते हैं कंपेटिटिव इनहिबिटर। मिसाल के तौर पे ये देखें एक और डायग्राम, ये इसकी एक्टिव साइट है एंजाइम की, और ये जो है ये एक इनहिबिटर है, आई से शो कर रहा हूँ, और ये ग्रीन से शो कर रहा हूँ, ये एक जेन्युइन सबस्ट्रेट है। अब दोनों शक्ल में बिल्कुल मिलते जुलते हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी ये एंजाइम जो है ये धोखा खा गया और इसने बजाय सबस्ट्रेट को पकड़ने के इनहिबिटर को पकड़ लिया। अब इसने आर्जी तौर पे, क्योंकि ये रिवर्सेबल है, ठीक है, आर्जी तौर पे क्या कर लिया, इसने एक्टिव साइट पे कब्जा कर लिया और रिएक्शन को स्टॉप कर दिया। आर्जी तौर पे ये रिएक्शन रुक गया, तो लिहाजा ये हो जाएगा स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी में कंपेटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल आ जाएगी। अब कंपेटिटिव इनहिबिटर की जो बुक के अंदर एग्जांपल दी गई है, जो कि एंट्री टेस्ट तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, वो एग्जांपल क्या दी हुई है, वो एग्जांपल हम यहाँ बना देते हैं। एग्जांपल, पहले तो मैं आपको नॉर्मल रिएक्शन बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि धोखा किस तरह दिया उसने। नॉर्मल रिएक्शन, एक एंजाइम है, जारी बात है एंजाइम तो पढ़ना ही पढ़ना है हमने, और एक सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ना है। नॉर्मल रिएक्शन है ये। अब एंजाइम का नाम है सक्सीनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज। सक्सीनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज, सॉरी ये हाँ ठीक, एंजाइम आ गया सक्सीनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज, और सबस्ट्रेट का नाम है सक्सीनिक एसिड। ठीक है, ये सक्सीनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज क्या हो गया, ये हो गया एंजाइम, और सक्सीनिक एसिड क्या हो गया, सबस्ट्रेट। ये नॉर्मल रिएक्शन है, अभी इनहिबिटर नहीं पढ़ रहे, तो इसको बना के देखते हैं। ये आपने क्या करना है, सक्सीनिक एसिड बनाना है। पहले 4 जो हैं आप लोगों ने कार्बन जोड़ लेने हैं, ऐसे जोड़ लिए, फिर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O बना दें, यहाँ भी डबल बॉन्ड O बना दें, इसके साथ भी O लगा दें, इसके साथ भी O लगा दें, बाकी जो जगह बचे वहाँ पे क्या लगा दें, H H H और H, और O क्योंकि सिंगल बॉन्ड यहाँ पे दिखाया गया है, इसी वजह से यहाँ पे माइनस का निशान, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन हो चुकी है। ये बन गया सक्सीनिक एसिड। और सक्सीनिक एसिड जो है, इसके साथ अब आप लोगों ने ये एंजाइम बनाना है। ये देखें, ये एंजाइम आ गया, दिस इज़ द एंजाइम, और ये एंजाइम ने देखें इसको अपने अंदर फिट कर लिया। ये नेचुरल रिएक्शन है, और इस एंजाइम का नाम क्या है, इस एंजाइम का नाम है सक्सीनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज। तो ये क्या करेगा, ये तोड़ देगा, इसको तोड़ना ही है क्योंकि नेचुरल रिएक्शन है, इसको तोड़ देगा। यानी ये देखें कैसे, इसी रिएक्शन को आप, क्योंकि डीहाइड्रोजिनेज, इसने हाइड्रोजन निकाल लेना, ये हाइड्रोजन निकाल दें आप लोग, तो क्या रह जाएगा पीछे, 1 2 and 3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा O, फोर्थ भी था इसमें, 1 2 3, एक और यहाँ पे लगा दें, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, तो यहाँ पे आ गया O। बाकी जगहों पे आपने क्या लगा देना है, H एंड H, ठीक है, और बाकी ये जो हाइड्रोजन आइंस हैं H पॉजिटिव और H पॉजिटिव, ये से अलहदा हो गए, ठीक है, और इनके दरमियान में आपने डबल बॉन्ड कर देना है ताकि इनकी वैलेंसी क्या हो जाए, पूरी हो जाए। अब ये क्या बन गया, अब ये बन जाएगा फ्यूमेरिक एसिड। क्या बन गया, फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। नेचुरल रिएक्शन है, सबस्ट्रेट एंजाइम मिले, प्रोडक्ट बना, यानी सक्सीनिक एसिड से क्या बन गया, फ्यूमेरिक एसिड बन गया। तो ये एग्जांपल हो जाएगी कंपेटिटिव, जो अभी मतलब ये नेचुरल रिएक्शन है। अब कंपेटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल लेते हैं। अब ये धोखा कैसे खाएगा, इनहिबिटर रोकने वाला, इसके लिए हमारे पास इनहिबिटर इसी से मिलता जुलता ही है शक्ल से इसके। ये देखें 1 2 and 3, उसमें 4 कार्बन थे, इसमें 3 कार्बन आ गए, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O, सॉरी हाँ यहाँ पे O आ जाएगा, और इधर आ जाएगा H, और इधर आ जाएगा H, और यहाँ पे आ जाएगा O, डबल बॉन्ड O। बाकी सब चीज़ें सेम हैं, सिर्फ क्या हुआ कि उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन 4 थे, इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन 3 हैं। और अब वही एंजाइम जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा है,
जिस एंजाइम का नाम क्या था, सक्सीनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेस, वही एंजाइम है, लेकिन ये बेचारा अब धोखा खा गया। इस दफ़ा धोखा देने वाला है कौन, इसका नाम है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। और मेलोनिक एसिड जो है कि इन्हिबिटर है, किसका इन्हिबिटर है, सक्सीनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेस का। और अगर आप बुक में देखें तो यहाँ पे बुक में लिखा होगा नो रिएक्शन या नो प्रोडक्ट, ठीक है, कोई नहीं, ये ना देखें, उसको जाके उसने ब्लॉक कर दिया और ये प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट नहीं हो रहा, यानी उस जगह पे इसने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। इसको आप लोग बोलते हैं एग्जाम्पल, ये बुक की एग्जाम्पल है। मेलोनिक एसिड है एक कंपैटिटिव इन्हिबिटर, किसका, सक्सीनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेस का। तो ये आप लोगों ने बता देना है। अच्छा, एक होते हैं नॉन कंपैटिटिव। नॉन कंपैटिटिव वो इन्हिबिटर्स होते हैं, ये भी इन्हिबिट करते हैं, दे आल्सो इन्हिबिट द एक्टिव साइट या एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ये भी एंजाइम के काम करने की सलाहियत को रोक देते हैं, लेकिन ये अटैच अदर देन एक्टिव साइट होते हैं। ये एक्टिव साइट से, देखिए ये एक्टिव साइट से अटैच हुआ था मेलोनिक एसिड, लेकिन ये इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम बाय अटैचिंग with the enzyme other than active site। ये एक्टिव साइट्स के अलावा हमला करते हैं, ठीक है। और ये भी जो है ये फिर सबस्ट्रेट को अगर एंजाइम अटैच कर ले तब भी उसको प्रोडक्ट बनने नहीं देंगे, और अगर वैसे तो वो अटैच कर ही नहीं सकेगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये ऐसे इन्हिबिटर हैं जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होते, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है नॉन कंपैटिटिव। कंपैटिटिव हमेशा कहाँ अटैच होगा, एक्टिव साइट से, और नॉन कंपैटिटिव कहाँ अटैच होगा, वो अदर देन एक्टिव साइट पे होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, ये इसका सबस्ट्रेट है, हर चीज़ ठीक चल रही है, दोनों हंसी खुशी रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अचानक क्या हुआ कि इसके ये इन्हिबिटर था, इन्हिबिटर ने क्या किया, अदर देन एक्टिव साइट, ये देखें यहाँ पे जाके अटैच हो गया। अब उससे क्या होगा, इसकी जो शेप है एंजाइम की वो क्या हो गई, चेंज हो गई, और ये देखें, और अब ये सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच करने के काबिल नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये जो है ये अब हो जाएगा, इसको कहेंगे नॉन कंपैटिटिव इन्हिबिटर। नॉन कंपैटिटिव इन्हिबिटर अदर देन एक्टिव साइट जो है वो जाके अटैच होता है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। होते ये रिवर्सेबल हैं, यानी ये आर्जी तौर पे करते हैं, इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। इसकी अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें, बुक में तो नहीं है लेकिन हम बायोएनर्जेटिक्स में इसको पढ़ेंगे, आप बता सकते हैं कि एक एंजाइम है पायरूवेट डी कार्बोक्सिलेज, पायरूवेट डी कार्बोक्सिलेज। ये जब आप लोग क्रेब्स साइकिल या पायरूविक एसिड की जब आप ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे उस टाइम ये सामने आएगा। अगर फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लेना चाहें कि पायरूवेट जो है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है, इसका जो इन्हिबिटर है, इन्हिबिटर वो है कौन से वाला इन्हिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव, वो है NADH, ठीक है। तो ये अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें तो दे सकते हैं। तो आप लेकिन पूरी लाइन लिखेंगे कि पायरूवेट जो डी कार्बोक्सिलेज है उसका जो इन्हिबिटर है NADH है, और ये NADH कहाँ बनता है, सिंथेसाइज कब होता है, क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। या यूँ लिख लें कि द NADH which is produced during the Krebs cycle is a कौन से वाला, नॉन कंपैटिटिव इन्हिबिटर ऑफ पायरूवेट डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। और ये जो है ये फिर इन्हिबिट कर देगा पायरूविक एसिड ऑक्सीडेशन को। तो ये आपने बता देना है, अगर ये एग्जाम्पल देना चाहें तो ये दी जा सकती है। तो इसके अलावा कोई किसी किस्म का भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। I hope that you have understood the lecture today. For more interesting videos, please stay connected with us. Thank you very much.